ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट इज़ हमने क्या पढ़ा था, ईएफ दैट इज़ द फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे चेंज कर रहा है विथ चेंज इन लोड। ठीक है, तो लोड लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ईएफ चेंज कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करना मैं भूल गया, दैट इज थीटा एस। थीटा एस क्या होता है, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, मतलब इम्पीडेंस ड्रॉप और रेजिस्टिव ड्रॉप के बीच का एंगल को ही थीटा एस बोलते हैं। ठीक है, एस अगर थीटा एस सबसे इनिशियल फिगर में देखेंगे तो थीटा एस यहाँ पे भी दिखा है, इसको जब कनेक्ट कर दोगे तो यही थीटा एस बनेगा। ठीक है, थीटा एस हर जगह दिखाया है, दैट इज़ एंगल बिटवीन रेजिस्टिव ड्रॉप एंड इम्पीडेंस ड्रॉप। ठीक है, अगर निकालना हुआ थीटा एस तो साइन कॉस टैन कुछ हो कर लो। ठीक है, एक साइड देखो क्या मिलेगा, आई ए आर ए, मतलब ये वैल्यू आई ए आर ए है, ये वैल्यू आई ए एक्स एस है, ये वैल्यू आई ए जेड एस है। ठीक ना, तो तुम साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टैन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जो भी तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस पता है तो तुम साइन कॉस लगा के ये वाला निकाल सकते हो, दैट इज़ रिएक्टेंस। ठीक है, थीटा एस समझ गए, थीटा एस आगे बहुत यूज़ होगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पावर फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, जनरेटर में पावर फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ डेवलप्ड पावर आ रहा है, कहाँ आउटपुट पावर आ रहा है। ठीक है, रोटर से कैसे पावर जा रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, वो सब अब पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेस था, ये स्टेटर का रेजिस्टेंस था, ये एक्सेस क्या है, तो ये तुम्हारा क्या था, स्टेटर का इम्पीडेंस दैट इज सॉरी स्टेटर का रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस दोनों मिला के एक्सेस बना है, इसको कंबाइंडली जेड एस बोलेंगे। करंट आई ए बन रहा फ्लो कर रहा था, यही करंट तुम्हारे स्टेटर के कॉइल में भी है, यही करंट तुम्हारा लोड में भी है। ठीक है, यहाँ पे ई एफ है, दैट इज द फर्स्ट इंड्यूस्ड ई एम एफ इज ई एफ। ठीक है, स्टेटर के कंडक्टर में। ठीक है, और ये टर्मिनल वोल्टेज तुम्हें मिल रहा है जो कि लोड को मिल रहा है, लोड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो पावर फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब स्टेटर के पॉइंट पे जहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ वहाँ पे इतना पावर डेवलप हुआ। ठीक है, दैट इज़ ई एफ इंटू आई ए कॉन्जुगेट। देखो ये तो हुआ स्टार्टिंग ईएमएफ और ये हुआ करंट का कॉन्जुगेट। ठीक है, करंट का कॉन्जुगेट क्यों यूज़ करते हैं, ये जो है पहले पढ़े थे ट्रांसफार्मर में या फिर 3 फेज मशीन में पढ़ा, सर बताए थे, इसका रीज़न अभी याद नहीं आ रहा है, देख लोगे तो पता चल जाएगा। ये सर ने बताया था कि यहाँ पे करंट का कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। ठीक है, करंट का कॉन्जुगेट ही लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो पावर बना है ये सबसे स्टार्टिंग मतलब ये स्टेटर का कॉइल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बना है। अब ये करंट फ्लो करेगा, ये सब इम्पीडेंस है, और फ्लो करके यहाँ पे जो पावर हमें मिलेगा उसे हम बोल देंगे एस आउट, दैट इज़ कम्प्लेक्स आउटपुट पावर, दैट इज इक्वल टू वी इंटू आई ए कॉन्जुगेट। यहाँ पे ई एफ था, यहाँ पे वी है। ठीक है, यहाँ पे डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स पावर ये तुम्हारा कम्प्लेक्स आउटपुट पावर। ठीक है, ये डेवलप्ड पावर, ये आउटपुट पावर। ठीक है, ई एफ को ऐसे लिख सकते हैं, डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, ये कुछ नहीं हो रहा है। आइए करंट को कैसे लिखोगे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे ई एफ है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। ठीक है, तो उसी को ऐसे लिख दिए। अब देखो ई एफ और टर्मिनल वोल्टेज जो है इससे ये दोनों के बीच क्या होता है, लोड एंगल। ठीक ना, सबसे पहले पढ़े थे ना भाई, यही तो लोड एंगल था, ई एफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच लोड एंगल है। अब देखो एक्चुअल लोड एंगल ये होता है, ठीक ना, लेकिन ये एंगल भी सेम होता है, इसीलिए लोड एंगल इसको बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में लोड एंगल का मतलब होता है मेन फील्ड और रिजल्टेंट फ्लक्स के बीच का एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जब भी लोड एंगल का बात होता है इसी चीज़ को रेफ़र किया जाता है, ऑल्दो मीनिंग ये भी निकलता है लेकिन रेफ़र इस चीज़ को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है
सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंगल सिर्फ बदलेगा। जैसे मान लो कोई इवन एंगल डेल्टा है, अगर उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो थीटा जो है माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो हमें ये मिलता है E1 cos थीटा प्लस जे E1 साइन थीटा, ठीक है। इसको एक्टिव पावर बोलते हैं, मतलब कॉस थीटा जो इसको कंटेन करेगा वो हमारा एक्टिव पावर हो जाएगा, साइन जिसको कंटेन करेगा वो रिएक्टिव पावर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई का जो आया इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बस ये एंगल में चेंज कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ थीटा माइनस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पावर हमें मिल गया, ठीक है। कम्प्लेक्स आउटपुट पावर हमें मिल गया। कम्प्लेक्स मतलब एस को कॉम्प्लेक्स वर्ड से डिनोट करते हैं। कम्प्लेक्स मतलब इसमें एक्टिव पावर भी है, रिएक्टिव पावर भी है, ठीक ना। एक्टिव प्लस रिएक्टिव को मिला के कम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स हमें ये मिल गया, ये सब कर दिए, ठीक है। अब देखो कम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू एक्टिव प्लस रिएक्टिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म का सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट लेंगे। तो एक्टिव कंपोनेंट लेने के लिए तुमको क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस ये एंगल के पहले कॉस लिख देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है, ये चीज़ सेम है, बस एंगल के पीछे कॉस लिख दिए हैं तो वो हमें एक्टिव पावर दे दिया। एंगल के पीछे साइन लिख देंगे तो हमें रिएक्टिव पावर दे देगा। बाकी प्लस माइनस कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, यही तुम्हारा मेन इक्वेशन बनेगा, ठीक ना। एक्टिव आउटपुट पावर तुम्हारा इक्वेशन 1, रिएक्टिव आउटपुट पावर इक्वेशन 2। अब देखो इस इक्वेशन को मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, कॉस अगर मैक्सिमम हो गया दैट इज़ कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, कब होता है 0 डिग्री पे। तो अगर ये चीज़ अगर 0 के इक्वल हो गया तो एक्टिव आउटपुट पावर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 क्या होगा, 0 अगर करोगे तो देखो थीटा एस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब थीटा एस इज इक्वल टू डेल्टा, कहने का मतलब अगर लोड एंगल थीटा एस के बराबर हो जाता है तो हमारा एक्टिव आउटपुट पावर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। वही चीज़ की है, ये कर दो तो एक्टिव आउटपुट पावर मैक्सिमम हो जाएगा। और एक्टिव आउटपुट पावर मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। सिमिलरली टोटल डेवलप्ड कम्प्लेक्स पावर क्या है, ये उसी तरह से इसका भी तुम कॉस लिख दोगे तो एक्टिव पावर आ जाएगा, साइन वाला टर्म लिख दोगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 3 बन गया, 4 बन गया। पहले हम लोग क्या निकाले, एक्टिव आउटपुट पावर, रिएक्टिव आउटपुट पावर, उसके बाद एक्टिव डेवलप्ड पावर, रिएक्टिव डेवलप्ड पावर, ठीक है। एक्टिव डेवलप्ड पावर मैक्सिमम कब होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, याद रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आरए को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि मटेरियल हम लोग स्टेटर के वायर का ऐसा यूज़ किए हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक ना। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो हो गया क्या, आर ए इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब जेड एस में से आर ए हट जाएगा तो सिर्फ एक्सेस बचेगा। थीटा एस में से आर एस को अगर हटा दोगे तो टैन में देखो टैन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब 90 डिग्री, कहने का मतलब जेड एस इज इक्वल टू एक्सेस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तुम क्या करो, एक्टिव आउटपुट पावर में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा 90 डाल दोगे तो 90 माइनस डेल इज इक्वल टू साइन डेल बोल सकते हैं, तो वही हो जाता है साइन डेल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक्टिव आउटपुट पावर ये हो गया। साथ ही साथ तुम अगर इसको डिलीवर्ड पावर में डालोगे एक्टिव डिलीवर्ड पावर, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा कि cos 90 ये वाला टर्म 0 हो गया, और ये क्या हो गया साइन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस डेल, 90 प्लस डेल को माइनस साइन डेल लिखोगे, माइनस साइन यहाँ पे आया तो ये प्लस बन गया, दैट इज़ वी ई एफ जेड एस साइन डेल, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब स्टेटर के रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर किए तो एक्टिव आउटपुट पावर बिकम्स इक्वल टू एक्टिव डिलीवर्ड पावर, ठीक ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिटी पावर फैक्टर में अगर कोई इंडक्टेंस नहीं है तो जितना आउटपुट पावर तुम्हारा, जितना पावर तुम्हारा स्टेटर के कंडक्टर में बन रहा है उतना ही पावर तुम्हारे लोड को भी मिल जाएगा, कोई लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। इसी को पावर एंगल इक्वेशन कहते हैं। अब यही सेम चीज़ अगर तुम रिएक्टिव पावर में डालोगे तो वहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव आउटपुट पावर का ये इक्वेशन है, यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है।
अब ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक ना। तो ये रिएक्टिव आउटपुट पावर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग पावर फ्लो समझते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब रोटर से हमने जो पावर दिया, कैसे दिया, रोटर को हमने दो तरह से पावर दिया, एक प्राइम मूवर के थ्रू और एक एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन, दैट इज डीसी करंट, ठीक है। तो वो पावर कैसे डेवलप हुआ, फिर कैसे तुम्हारा लोड में गया, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो एक्टिव पावर जो है उसको स्टडी करो। तो एक्टिव पावर में तुम्हारा वी है, ईएफ है, एक्सेस है, साइन डेल्टा है, ठीक है। एक्सेस क्या है, रिएक्टेंस, जो कि एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक ना। ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज ये साइड कर दो, ठीक है। तो एक्टिव पावर तुम्हारा डिपेंड कर रहा है डेल्टा, दैट इज लोड एंगल पे, एंड ईएफ, ईएफ क्या है, द वेरी फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर कंडक्टर ईएफ है, ठीक ना। और ये कैसे हो रहा है, ये एक्साइटेशन, मतलब कोर में जो फ्लक्स है उसी से ये बन रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब एक्टिव आउटपुट पावर जो है डिपेंड करता है लोड एंगल्स पे एंड एक्साइटेशन पावर पे, ठीक ना। तो अगर ये दोनों को अगर हम वैरी करें तो आउटपुट पावर हमारा वैरी होते हुए दिख जाएगा, ठीक ना। इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक ना, कि कैसे लोड एंगल लिंक, लोड एंगल को चेंज करके हम लोग एक्टिव पावर को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो समझने के लिए क्या किए हैं हम लोग, यूनिटी पावर फैक्टर का केस लिए हैं, ठीक है। मतलब कि लोड जो है यूनिटी पावर फैक्टर का है, ठीक है, और आरए को नेग्लेक्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही रहता है, आरए नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो अब देखो सीन ऐसा है, ये तुम्हारा रोटर का नॉर्थ साउथ है, दैट इज डीसी करंट दे दिए, नॉर्थ साउथ बन गया। स्टेटर का कंडक्टर है, सिर्फ एक फेज शो किए हैं जबकि एक्चुअल में 3 फेज है, ठीक है। स्टेटर का नॉर्थ साउथ है, ठीक है। ये जो सीन है ये तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर का है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर में यही हुआ था, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आया था, और यहाँ मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग कुछ नहीं था, सिर्फ क्रॉस था, इसीलिए रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घटा नहीं। ये देखो सेम लाइन पे है, रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम टू फील्ड फ्लक्स है, बस एंगल थोड़ा डेविएट हो गया। क्यों, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ठीक ना। तो रिजल्टेंट फ्लक्स के और इसके बीच का एंगल तुम्हारा लोड एंगल है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग पावर, दैट इज आउटपुट पावर और लोड एंगल का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जब रोटर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए थे तो आउटपुट पावर और डिलीवर्ड पावर इक्वल हो गया था, ठीक ना। तो इस एक्सिस पे तुम आउटपुट पावर बोलो या डिलीवर्ड पावर बोलो, बात एक ही है, ठीक ना। इसके आगे जितना भी पढ़ाई करेंगे सारा आरए को नेग्लेक्ट करके, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा एक्साइटेशन कर्व है, ठीक है। ये साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल क्यों है, क्योंकि तुम्हारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है, दैट इज़ ये क्या है, ये तुम्हारा रोटर का फ्लक्स है, ये कैसा था, ये कोसाइन था, ठीक है। और इससे 90 डिग्री लैग होके ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, दैट इज़ ईएफ, ठीक है ना। ये एक्साइटेशन ईएमएफ है, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन गलत लिख दिए हैं, ये जो है ईएफ है, ठीक है। ईएफ क्या था, द वेरी फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू फील्ड फ्लक्स, ठीक है। ये साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। और ये देखो ये स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पावर, ये क्या है, लोड एंगल भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है। 90 डिग्री क्यों, यहाँ पे निकाले ना यार, ये निकाले थे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि आउटपुट पावर तुम्हारा लोड एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्साइटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोग लोड एंगल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्साइटेशन को बाद में। देखो लोड एंगल कैसे चेंज करेगा, देखो लोड जब ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, मतलब लोड जब ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा तो लोड एंगल भी चेंज करेगा, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे स्टेटर का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएफ, और करंट फ्लो हुआ, ये आईए करंट तुम्हारा लोड में गया, ठीक है। अब होगा क्या, लोड जब ज़्यादा पावर डिमांड करेगा
तो उस समय क्या होगा, ये देखो पैरेलल कनेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटर। तो जब पावर बढ़ता है तो इम्पीडेंस ये घटता है और करंट तब बढ़ता है, ठीक ना। कहने का मतलब लोड जब ज़्यादा पावर डिमांड करेगा तो ज़्यादा करंट जाएगा स्टेटर से लोड की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा, जैसे ही करंट तुम्हारा बढ़ेगा, स्टेटर का करंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी बढ़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स जो कि ये था, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई स्टेटर के वायर में जो करंट जा रहा है वही तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स बना रहा है। अब वो करंट ही बढ़ जाएगा तो इस फ्लक्स का स्ट्रेंथ ही बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये नॉर्थ साउथ का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो ये और इलोंगेट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ जो था, यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया। ये कर क्या रहा था, रिजल्टेंट जो फ्लक्स बन रहा था, सॉरी ये जो तुम्हारा रोटर का जो फ्लक्स था, मेन फील्ड फ्लक्स, उसको अपने तरफ पुल कर रहा था, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स बढ़ा तो इसको और अपने तरफ पुल कर लिया, ठीक है। यही तो तुम्हारा लोड एंगल था। तो कहने का मतलब लोड एंगल जो पहले 1 था वो चेंज हो गया डेल्टा 2 में और वो चेंज हो गया फिर डेल्टा 3 में। जब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इतना बढ़ गया, मतलब मैक्सिमम करंट जो है लोड ड्रॉ कर रहा है जनरेटर से, तो उस समय आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इतना ज़्यादा है और उस समय लोड एंगल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वही चीज़ दिखाने का कोशिश किए हैं। जब लोड एंगल सबसे ज़्यादा है उस समय सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। हम किए क्या, लोड जब ज़्यादा करंट ड्रॉ किया तो तुम्हारा लोड एंगल बढ़ा, ठीक है। और लोड एंगल बढ़ा तो हमने जब ग्राफ में देखा कि लोड एंगल के बढ़ने से पावर भी तुम्हारा बढ़ रहा है। मतलब जितना पावर तुम्हें लोड को दिया जा रहा है वो पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब इसका देखो एक लिमिट है, 90 डिग्री से ज़्यादा लोड एंगल अगर बढ़ेगा तो उस समय देखो पावर घटने लगता है। बेसिकली ये जो फेज़ है ये इनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब 90 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा लोड एंगल, कहने का मतलब लोड करंट ड्रॉ करते जा रहा है, ड्रॉ करते जा रहा है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ने से क्या हो रहा है कि नॉर्थ साउथ जो है, जो कि रोटर के नॉर्थ साउथ से मैग्नेटिक लॉक करके रखा है, वो दूर होते जा रहा है, ठीक ना। और एक समय ऐसा आएगा दैट इज़ 90 डिग्री के बाद वो मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक कर जाएगा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक कर गया। कहने का मतलब ये अनस्टेबल जोन है और इस जोन में आते ही जनरेटर तुम्हारा बंद हो जाएगा, ठीक ना, या फिर बहुत ज़्यादा हीट करने लगेगा, ठीक है। वो चीज़ बताया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि डेल्टा जो है इंक्रीज़ करके तुम पावर बढ़ा सकते हो, लेकिन 90 डिग्री का ध्यान रखना, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो जनरेटर तुम्हारा अनस्टेबल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि एक्साइटेशन को चेंज करके हम लोग कैसे आउटपुट एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन का मतलब होता है रोटर में जो डीसी सप्लाई दिए हो जिसके कारण रोटर फ्लक्स दैट इज़ एफ मेन फील्ड फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो आउटपुट पावर का ये एक्सप्रेशन था, साइन डेल, मतलब लोड एंगल के थ्रू हमने पढ़ लिया कि कैसे चेंज हो रहा है। अब ईएफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, दैट इज़ एक्साइटेशन चेंज करके हम लोग कैसे पावर चेंज कर सकते हैं। तो देखो आउटपुट पावर जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है ईएफ पे, एक्साइटेशन पावर पे, ठीक है। तो एक्साइटेशन ईएमएफ अगर बढ़ा दोगे किसका, रोटर का, तो एक्टिव आउटपुट पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्साइटेशन पावर दैट इज़ ईएफ का ये फॉर्मूला है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे। तो देखो ये जो ईएफ है ये क्या है, ईएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर कंडक्टर, ठीक है। द वेरी फर्स्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्टेटर कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स जो है तुम्हारा रोटर के फ्लक्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये जो फाई है ये बेसिकली रोटर का फ्लक्स ही है, ठीक ना। और रोटर का फ्लक्स डिपेंड करता है रोटर के करंट पे। रोटर में हमने कैसा करंट दे रखा है, डीसी करंट। कहने का मतलब ईएफ दैट इज एक्साइटेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डीसी फील्ड करंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस फील्ड करंट को बढ़ाने से आउटपुट पावर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्साइटेशन को घटाया है, ठीक है। अब देखो पिछले केस में लोड एंगल पड़ रहे थे, तो लोड तुम्हारा करंट कभी ज़्यादा ड्रॉ कर रहा था कभी कम।
इस कंडीशन में हमने क्या किया है, और इस कंडीशन में क्या था, एक्साइटेशन सेम था, कांस्टेंट था। इसमें हमने क्या किया है, लोड तुम्हारा कांस्टेंट पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, मतलब लोड की तरफ से करंट का बढ़ना घटना कुछ नहीं है, ठीक है। एक्साइटेशन सिर्फ चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला केस में एक्साइटेशन हम लोग डिक्रीज कर दिए, ठीक है। एक्साइटेशन डिक्रीज करने से क्या हुआ, एक्साइटेशन ये जो ईएफ क्या है, द वेरी फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ एफएफ की वजह से आ रहा था, ठीक है, दैट इज़ फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो इनिशियल में सबसे पहले FF1 था, ठीक ना। उसके बाद तुमने एक्साइटेशन को घटा दिया। कैसे घटाया, तो रोटर में जो डीसी करंट जा रहा था उसी को घटा दिया, जिसके कारण रोटर के अंदर का जो फ्लक्स है, दैट इज़ कोर में जो फ्लक्स है वही घट गया, ठीक है। कैसे घट गया, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये देखो, और तुम्हारा जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा लोड कांस्टेंट पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये यही लाइन होगा। तो देखो ये वाला जो नया है, इसके अकॉर्डिंग तुम लाइन ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट फ्लक्स का, तो ये देखो एंगल तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। कहने का मतलब एक्साइटेशन घटाने से लोड एंगल हमारा बढ़ गया, ठीक है। लोड एंगल बढ़ने से क्या हुआ, आउटपुट पावर हमारा बढ़ गया, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल एक्साइटेशन है। अब तुमने एक्साइटेशन घटा दिया, दैट इज़ दिस वन। एक्साइटेशन घटाने से देखो क्या हुआ, लोड एंगल बढ़ गया। मान लो सपोज ये तुम्हारा लाल वाला लोड है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है और ये बढ़ा हुआ पॉइंट है, मतलब डेल्टा बढ़ गया। डेल्टा के बढ़ने से क्या हुआ, पावर बढ़ेगा, ठीक है। डेल्टा के बढ़ने से पावर बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, एक और दूसरा चीज़ देखो, FF से घट के F2 आया, कहने का मतलब अंडर एक्साइटेशन। यहाँ पे एक अंडर एक्साइटेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेशन में लोड एंगल इंक्रीज़ हुआ, आउटपुट पावर भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एक्साइटेशन को बढ़ा दिए, स्टार्टिंग में ये एक्साइटेशन था, एक्साइटेशन को बढ़ाया मतलब रोटर का करंट बढ़ाए, तो रोटर का कोर का फ्लक्स भी बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ने से कांस्टेंट लोड पे देखो लोड एंगल घट गया, ठीक है। लोड एंगल घट गया तो आउटपुट पावर भी घट गया, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन करने से आउटपुट पावर घटता है, ठीक है। इसी को हम अगर ग्राफ से समझे तो एक ही ग्राफ में ये वाला मिस हो गया क्या यार, नहीं ये वाला पढ़ा है तो क्या। एक ही ग्राफ में हमने ये नॉर्मल एक्साइटेशन है, ये लो एक्साइटेशन है, ये हाई एक्साइटेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा वही लिखा हुआ है, जो तुम्हारा लो है उसको अंडर एक्साइटेशन बोलते हैं। अंडर क्यों, अंडर कहने का मतलब हमने कम एक्साइटेशन दिया, इसको अंडर बोलते हैं। ओवर मतलब हमने बढ़ा के एक्साइटेशन दिया, इसको ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट लोड है जो कि कांस्टेंट पावर ड्रॉ कर रहा है, तो तुम देख सकते हो कि नॉर्मल एक्साइटेशन से जब तुमने एक्साइटेशन घटा दिया तो लोड एंगल बढ़ गया, ठीक है। अब इसका समझने वाला चीज़ क्या है, तो देखो स्टेबिलिटी लिमिट 90 डिग्री होता है, कहने का मतलब डेल्टा 90 से जितना कम हो उतना ज़्यादा मशीन स्टेबल ऑपरेशन करेगा, ठीक ना। मतलब डेल्टा मेरा जितना कम रहेगा मशीन उतना स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर तुमने एक्साइटेशन घटा दिया है तो डेल्टा बढ़ गया, कहने का मतलब एक्साइटेशन घटाने से मशीन लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। सेम केस में अगर तुमने एक्साइटेशन बढ़ाया है तो देखो नॉर्मल में ये एंगल है, एक्साइटेशन बढ़ाओगे तो सेम पावर लोड के लिए लोड एंगल देखो घट जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ एक्साइटेशन बढ़ाने से लोड एंगल घटता है, तो लोड एंगल घटेगा मतलब मशीन स्टेबल ऑपरेट करेगा। कहने का मतलब ओवर एक्साइटेशन हम लोग के लिए सबसे सही होता है, ठीक ना। जनरेटर को स्टेबल रन कराने के लिए हम ओवर एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन कभी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे लोड एंगल बढ़ता है। लोड एंगल बढ़ने से इनस्टेबिलिटी आता है, इनस्टेबिलिटी आने से क्या होगा, मतलब स्टेबिलिटी घटेगा, स्टेबिलिटी घटने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जनरेटर को हम लोग ओवर एक्साइटेशन करते हैं जिससे लोड एंगल घटता है, और लोड एंगल के घटने से मशीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
कि रिएक्टिव पावर का फ्लो कैसे हो रहा है। ये पूरा एक्टिव पावर का फ्लो था व्हेन स्टेटर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट में रिएक्टिव पावर फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है।